एसकेएच की जुबानी सुनिए ये कहानी वर्सेटाइल मेज एपिसोड 1। मोफैन 6 मार्क्स। गणित के शिक्षक डेंग योंगचुआन के यह कहने के बाद कक्षा जोर जोर से हंसने लगी। छोटे काले बालों वाले युवक को देखने के लिए लगभग सभी ने अपना सिर पीछे घुमा लिया, जो कक्षा में सबसे पीछे बैठा था। यह युवा मोफैन था जिसने परीक्षा में केवल 6 अंक प्राप्त किए थे। मोफैन, तुम्हें म्यू बाई से सीखना चाहिए। इतनी कठिन परीक्षा होने के बावजूद वह 96 मार्क्स हासिल करने में सफल रहे। आप परीक्षा में केवल 6 अंक का कैसे प्राप्त कर सकते हो? अपने नाम को खराब मत करो कम से कम। टीचर ने कहा, मेरी कक्षा में इतना परेशान करने वाला छात्र कैसे हो सकता है? जब उन्होंने पहली बार स्कूल में प्रवेश किया तो उनके ग्रेड काफ़ी अच्छे थे। हालांकि हाई स्कूल में प्रवेश करने के बाद उनका ग्रेड जल्दी ही गिर गया और उनके परीक्षा के अंकों के साथ ऐसा दुखद दृश्य होने के कारण कक्षा का एवरेज भी डाउन हो गया। शिक्षक, वो अपने नाम के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। आदर्श, कहाँ से आदर्श है ये? मोफैन, कहाँ से मोफैन है ये? उसका स्तर औसत से कम है। वह व्यावहारिक रूप से एक नीरस है। म्यू बाई नामक छात्र ने बोला। हा, वह वास्तव में है। म्यू बाई वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा है। वह बिना शपथ लिए लोगों का अपमान कर सकता है। मोफैन वास्तव में औसत नहीं है। वह पहले ही कचरा बन चुका है। पूरी कक्षा हंसने लगी जब तक कि टीचर ने अपना व्याख्यान शुरू नहीं किया। तब तक वे रुके नहीं। यह म्यू बाई मुझे बीमार कर देता है। वह सोचता है कि वह अद्भुत है क्योंकि वह सुंदर है, उसके अच्छे ग्रेड है और उसे संगीत बजाना आता है। जो व्यक्ति आदर्श के बगल में बैठा था, गुआनगू ने कहा, वह सिर्फ एक बचकाना हरकत है। मोफैन ने तिरस्कार के साथ कहा, क्या आप स्कूल समाप्त होने पर वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं? नहीं, जा सकते हैं, मुझे कुछ काम है, तुम चले जाना। तुम फिर से ओल्ड मैन यिंग की मदद करने जा रहे हो? आखिरकार आप अकेले ही है जो पहाड़ों के पीछे उस झोपड़ी में जाने की हिम्मत करते हो। ओ ठीक है, मुझे कुछ जुआन हुआन और मोहन उपन्यास मिले हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक उधार दूं? आप इसे मेरे बैग में रख सकते हैं। हालांकि आपको कम उपन्यास पढ़ने चाहिए, तुम इसके आदी हो। आदर्श के दोस्त ने कहा, एक छात्र के लिए स्वाभाविक रूप से सबसे सुंदर घंटी की आवाज वह होती है जो कक्षा के अंत का संकेत देती है। नीरस कक्षाओं से भरे पूरे दिन के अंत के बाद मोफैन ने जमाई ली जब वह अपना बैग उठाए पहाड़ के पीछे की ओर चल रहा था। पहाड़ के पीछे अकादमी का पिछला प्रवेश द्वार था। मूल रूप से वास्तव में किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। ओल्ड मैन यिंग, जिसका उल्लेख गुआनगू ने किया, वह अकादमी के बैक माउंटेन का गार्ड था। छात्रों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए और छात्रों को इंटरनेट कैफे में जाने से रोकने के लिए स्कूल ने ओल्ड मैन यिंग को पिछले प्रवेश द्वार के रक्षक के रूप में नियुक्त किया था। ओल्ड मैन यिंग का कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं था। जब उनका निधन हुआ तो उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। इस प्रकार स्कूल ने लापरवाही से उन्हें दफन कर दिया। मोफैन और ओल्ड मैन यिंग एक दूसरे से काफी परिचित थे। बूढ़ा आदमी मरने से पहले मोफैन के लिए कुछ सामान भी छोड़ गया था। उसे आज केवल उस बूढ़े व्यक्ति के अच्छे इरादे याद थे, इसलिए उसने झोपड़ी को देखने का फैसला किया। ओल्ड मैन यिंग ने हमेशा कहा था कि वह किसी ऐतिहासिक बड़े शॉट के वंशज थे, इसलिए उनके पास 5000 साल पुरानी प्राचीन अंगूठी थी। मोफैन ने उस अंगूठी को पहले देखा था। यह पूरी तरह से काला था और कुछ प्राचीन जैसा नहीं लग रहा था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह इसे मूल्यांकित करने के लिए एक मूल्यांकक के पास लाया था। मालिक ने मोफैन को यह सवाल करते हुए बाहर फेंक दिया था कि उसके पास यह कहने के लिए चेहरा कैसे हो सकता है कि यह तांबे की अंगूठी चारकोल स्टोव से गलने वाली एक प्राचीन थी। तब से मोफैन ने ओल्ड यिंग की शेखी भगाना बंद कर दिया।
मोफैन उन चीज़ों को लेना चाहता था जो ओल्ड मैनिंग ने अपने पीछे छोड़ दी थी ताकि उसे याद किया जा सके। ओल्ड मैनिंग एक उदार द्वारपाल थे। वह जीवन और मृत्यु के विषयों के प्रति बहुत उदासीन थे। मोफैन ने उनके शांति से निधन की कामना की थी। मृत्यु सब कुछ का अंत नहीं था। शायद आप अपना जीवन कहीं और शुरू कर सकते हैं। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैंने कहा कि विज्ञान के इस स्तर पर जो उच्च संबंध रखता है और एक और समांतर विमान है जो जादू का अभ्यास करता है, उस विमान में आप विज्ञान नहीं बल्कि जादू पढ़ते हैं। यह उस तरह की पागल बात थी जो ओल्ड मैनिंग हमेशा मोफैन को बताता था। यही कारण था कि मोफैन का दृढ़ विश्वास था कि जब वह मर गया तो ओल्ड मैनिंग अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए एक अलग स्तर पर चला गया था और एक अधिक असाधारण जीवन जी रहा था जबकि वह उस पर था। उनके बांस के बिस्तर के नीचे लकड़ी के बक्से में अंगूठी आसानी से मिल गई थी। जैसे ही मोफैन ने इसे खोला, उसने बॉक्स से निकलने वाली एक धुंधली अस्पष्ट आभा महसूस की। वह वास्तव में काफी रहस्यमय लग रही थी। हालांकि आदर्श 15-16 साल के थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में एक साधना तकनीक जैसी कोई चीज़ होगी। वह निश्चित रूप से उस वैरागी पर विश्वास नहीं करता था जिसने कहा था कि यदि आदर्श ने यह अंगूठी पहनी और इस साधना तकनीक का अभ्यास किया तो वह ब्रह्मांड को बचाने में सक्षम होगा। पिच ब्लैक रिंग एक साधारण दिखने वाली रिंग थी। अगर कोई अंगूठी के बारे में सबसे अनोखी बात जानना चाहता है तो यह होगा कि इंटीरियर में 8 बहुत छोटे छेद थे जो कि कोई भी कारीगर बनाने में सक्षम था। जैसे ही मोफैन ने इसे पहना, उसे दिल को ठंडक देने वाली ठंडक महसूस हुई। गर्मी की तपिश में उसे झकझोर देने वाली यह चीज़ काफ़ी अजीब थी। अजीब, जैसे कि मोफैन ने इस पर विचार किया, उसने अपने दिमाग में इस विचार का खंडन किया। मोफैन को अचानक नींद आ गई, लेकिन उसे उस रात भी काम करना पड़ा। इस प्रकार उसने बांस की चटाई बिछाई और घर के अंदर पहले सोने के लिए लेट गया। रात 10 बजे उसे क्लर्क बनने के लिए 24x7 सुपरमार्केट जाना पड़ता था और वह सुबह 6 बजे तक काम करता था। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वह बहुत जल्दी ही सो गया। डूबते सूरज से पहाड़ की दरारों के माध्यम से रक्त लाल प्रकाश का एक टुकड़ा पहाड़ों के पीछे जंगल में मर रहा था और छोटी झोपड़ी अपनी चमक से लाल हो गई थी। यह अंधेरे में एक विशाल दरवाजे की तरह था जो धीरे धीरे बंद हो रहा था। अंधेरे में बिखरती रोशनी धीरे धीरे दरवाजे के अंदर खींची जा रही थी। जैसे ही सूर्यास्त पूरी तरह से पहाड़ों के नीचे गायब हो गया और जैसे ही दुनिया पर शासन करने के लिए शाम आई, पहाड़ के पीछे ऐसा लगा जैसे वह एक विचित्र रंग की धुंधली परत से ढका हुआ हो। दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि यह क्षेत्र शून्य में जारी है। खून के सूरज के नीचे पानी के चारों ओर एक मृग तृष्ण की तरह एक अस्पष्ट दृश्य था। छप्पर की झोपड़ी में सो रहा युवक अभी भी खर्राटे भर रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी उंगली की अंगूठी से कान छिदवाने वाली भनभनाहट की आवाज निकल रही है। यह ऐसा था मानो यह उस मृग तृष्णा के प्रतिबिंब पर प्रतिक्रिया कर रहा था जिसने दुनिया की सच्ची बुलाहट को प्रकट किया था। बूम! जैसे जैसे यह कांपता गया वैसे वैसे पूरा स्थान हिलता गया। शुइनान मिडिल स्कूल शहर में नानशान में स्थित था। नानशान बाकी जिया शहरी की तुलना में बहुत लंबा था। शहर पहले से ही रोशनी से जगमगा रहा था। सड़कों, दुकानों, इमारतों, ग्रैंड सिटी ऑफ जिया एक शानदार चमक बिखेर रही थी। बूढ़े लोग जो रात के खाने के बाद सैर कर रहे थे, बूढ़ी औरतें जो सार्वजनिक चौराहे पर नाच रही थी, वे बच्चे जो छोटी छोटी घाटियों में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और प्रेमी जो पार्क में डेट कर रहे थे,
श्याम ने लोगों में कोई असुरक्षा या भय नहीं छोड़ा। इसके विपरीत वे वास्तव में दिन के लिए कक्षाओं से छुट्टी पाने, काम से छुट्टी लेने और रात के खाने के बाद आराम करने का आनंद ले रहे थे। हालांकि अगर कोई पहाड़ के दक्षिण की ओर शुइनान मीटर स्कूल के स्थान की ओर करीब से नज़र रखता है तो उन्हें पता चलेगा जिस परिसर को चमकीला होना चाहिए था वह एक उलझी हुई परत में डूबा हुआ था। यह स्थान मूल रूप से पानी की सतह की तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन इस समय एक स्थानिक सुरंग दिखाई दी। सर्पिल की तरह इसे निगला जा रहा था, जिससे यह तेजी से भयंकर हो गया। हालांकि मौन था, एक तरह शानदार रोशनी वाला एक शांतिपूर्ण शहर था। दूसरी ओर आधा पहाड़ काले सर्पिल द्वारा निगल लिया गया था। उत्तरी शहर, जिसने अपनी गर्मियों की पूर्व संध्या में प्रवेश किया था, एक अतुलनीय आश्चर्यजनक दृश्य बन गया। पूरा अंतरिक्ष में बदल गया था और इसका कारण यह सुरंग थी जो वैज्ञानिक दृष्टि से अवर्णनीय थी। स्थानिक सुरंग का केंद्र पहाड़ों के पीछे की झोपड़ी थी। विशाल भवन अचानक फैल गया और उसके बाद शून्य में गायब हो गया। यह ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक निश्चित व्यक्ति जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, उसे दुनिया में होने वाली भारी परिवर्तनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह एक समांतर दुनिया में गिर गया। खाली पहाड़ ने अचानक बारिश का अनुभव किया, जिसने चिलचिलाती गर्मी के दिनों में भीषण गर्मी को दबाते हुए भीषण ठंड का झोंका दिया। सुबह की हवा विशेष रूप से अच्छी थी और स्कूल के फाटकों पर गर्म मांस के पंस ने एक आकर्षक गंध छेड़ी। चमकदार सुनहरी यूटियाओ ने मुंह में पानी लाने वाली खुशबू थी। सातवें अंकल, मुझे कुछ सोय मिल्क और यूटियाओ चाहिए। गंदा दिखने वाला एक युवक स्टूल पर बैठ गया और उसने यूटियाओ को बेचने वाले बूढ़े व्यक्ति से यह बात कही। आ रहा है। बूढ़े यूटियाओ आदमी ने तेजी से सोमाई मिल्क परोसा। जानबूझकर प्यालों को भरते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मोफेन, आप जादू की परीक्षा देने वाले हैं। आपको कुछ प्रयास करना चाहिए और जादूगरों के विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप हमारे कबीले को कुछ नाम दिला सकें। मोफेन ने सातवें अंकल को घूर कर देखा जो स्कूल गेट के पास नाश्ता बेच रहा था। उसने ध्यान से अपने बारे में सोचा कि उसने शायद गलत सुना है, इसलिए उसने खाना खाते समय सिर हिलाया। कल वो इतना सोया कि उसका सिर चकराने लगा। उसे लगा जैसे उसने एक ऐसी यात्रा के बारे में सपना देखा है जिसमें कई शताब्दियां लगी हो। जब वह उठा तो उसे लगा जैसे जीवन भर बीत गया। वह नहीं जानता था कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर कहाँ है और ना ही सुबह या दोपहर थी। मोफेन ने अपने हाथ से योतियाओ का आधा हिस्सा पकड़े हुए अपना खाना खा लिया। जैसे ही वह योतियाओ में काटने वाला था, उसने अचानक अपनी तरफ कुछ भारी महसूस किया। उसके बगल में एक 30 साल का आधा गंजा आदमी बैठा था। उसके शरीर से सिगरेट की गंध आ रही थी। मोफेन, नाश्ता खा रहे हो? ओह, मोफेन का अभिवादन करते हुए गंजा आदमी मुस्कुराया। सुप्रभात अध्यक्ष। मोफेन ने जल्दी से मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। यह आदमी प्रमुख शिक्षक हु था। उसने एक ऐसा सूट पहना था जो उस पर बिल्कुल सूट नहीं करता था और उसका माथा चमक रहा था। मैंने अपनी घड़ी नहीं पहनी है। क्या समय हुआ है? अधीक्षक हु ने अपने पीले दांतों को उजागर करते हुए कहा। मोफेन ने देखने के लिए अपना टूटा हुआ नोकिया निकाला। घंटी बजने से पहले 15 मिनट बाकी है सर। बकवास, मुझे देर हो रही है। मैंने अभी भी अपना मैजिक थ्योरी पीपीटी पूरा नहीं किया। मेरे पास अपना नाश्ता खत्म करने का समय नहीं है। सुप्रिटेंडेंट हु जैसे ही अचानक खड़ा हुआ, मोफेन अचानक झुक गया। बॉस, मुझे स्वयंमित की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस तक पैदल चलना बहुत धीमा है। जो भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कोई जादू करता हूँ। सुप्रिटेंडेंट हूँ वहाँ खड़े होकर खुद से बात कर रहे थे। मोफेन बहुत हैरान थे। उन्हें लगा जैसे सुप्रिटेंडेंट हूँ किसी विदेशी भाषा में बोल रहे हो।
जैसे ही उसने सोचा कि उसने गलत सुना है, सोया मिल्क शॉप का कैनोपी अतुलनीय रूप से अजीब तरीके से पलट गया। यह ऐसा था जैसे सोया मिल्क शॉप के भीतर के से एक कंप्रेस्ड एयर बुदबुदा रही हो। जैसे ही बुरी हवा आई, उसने मोफेन के बाल खराब कर दिया और उसके कपड़ों में जंग लगी। विंड ट्रैक फास्ट ट्रायल। जैसे ही सुपरिटेंडेंट हू ने अचानक खुद से बुदबुदाया, उसका अनुपयुक्त सूट उसके शरीर पर अवर्णनीय तरीके से चलने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके कपड़ों के अंदर आंधी चल रही थी। उसकी टाई फड़फड़ाने लगी और उसकी पतलून दोलन करने लगी। इस तरह की शांत सुबह में हवा कैसे हो सकती है? और यह बेरहमी से अधीक्षक हू की ओर उड़ती है। सश! एक नीला प्रकाश चमक उठा। मोफेन देख सकता था कि सुपरिटेंडेंट हू के पूरे शरीर को घेरने के लिए एक सुंदर तारों का एक अस्पष्ट धागा घूम रहा था। चलते ही तारों का प्रकाश चमक उठा। स्टूडेंट मोफेन, टीचर पहले निकले गए, पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ करो। सुपरिटेंडेंट हू ने मुड़कर अपने पीले दांतों वाली मुस्कान मोफेन को दिखाई। मोफेन थोड़ा पीछे हट गया। इससे पहले कि वह अपने होश में वापस आ पाता, उसने एक स्वैश की आवाज़ सुनी। थोड़ा मोटा गंजा सुपरिटेंडेंट हू सूट के साथ जो जगह से बाहर लग रहा था, घूमती हवा के धूल के रास्ते का पीछा किया और जल्दी से स्कूल की ओर अपना रास्ता बना लिया। उनका स्ट्राइड असाधारण रूप से तेज था। अपनी छात्र वर्दी पहने हुए छात्र गतिहीन लग रहे थे, जिसने सुपरिटेंडेंट हू को धूल के एक चौंकाने वाले निशान को पीछे छोड़ते हुए तेज गति से यात्रा करने दिया। इस छोटी सी अवधि के दौरान मोफेन को लगा कि अधीक्षक का चेहरा अभी भी उसके सामने है। हालांकि इस समय अधीक्षक हू पहले ही स्कूल में पहुंच गया था और वहां कहीं गायब हो चुका था। शब्द अध्ययन में अपना सर्वश्रेष्ठ करे अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। हालांकि वह व्यक्ति पहले ही बिना किसी निशान के चला गया था। वह अपना आधा यूटियाओ चबा रहा था। यूटियाओ एक खाने का पदार्थ है। जैसे ही चबाना बंद हुआ, दूसरा यूटियान मोफेन के हाथों से फिसल गया। सुपरिटेंडेंट हूँ, क्या आप डुआन यू के उत्तराधिकारी हैं जो रिपल टाइनी स्टेप्स की अपनी अंतिम तकनीक का उपयोग कर रहे हैं? यह सिर्फ एक भ्रम है। यह निश्चित रूप से सिर्फ एक भ्रम है। मोफेन ने काफ़ी देर बाद अपनी आंखें मली। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं कल रात से ठीक से शायद सोया नहीं था। इसने मेरी कपाल नसों या कुछ और पर दबाव डाला होगा। मैं इस तरह के दृश्य की कल्पना कैसे कर रहा हूँ? आदर्श मोफेन खुद में ही बुदबुदा रहे थे। आइए इस नाश्ते को जल्दी से ख़त्म करें और कुछ और सोने के लिए कक्षा में वापस जाए। आकाश, यह क्या है? एक गंजा और प्रमुख अधीक्षक जो रिपल्टाइन स्टेप्स का उपयोग कर सकता है। कक्षा में पहुंचने के बाद वह बिना कुछ कहे तुरंत मेज पर लेट गया ताकि उस भ्रम को कम कर सके जो उसने पहले देखा था। उनकी मेज के सामने से छात्र प्रतिनिधियों की दो छोटी छोटी आवाज़ें आई। एक ने कहा, केवल 1 महीना बचा है। अगर मैं एक अच्छे हाई स्कूल में नहीं जाता तो मैं क्या करूं? हालांकि आप वास्तव में स्मार्ट हो। मुझे यकीन है कि आप तियानलैंड मैजिक हाई स्कूल में प्रवेश कर सकते हो। क्या तुम होशियार हो? सिद्धांत कक्षाओं के लिए आपके ग्रेड बहुत अधिक है। मैं व्यावहारिक रूप से किसी भी जादुई जानवर को निकाल सकता हूँ और आप उन्हें और उनकी कमजोरियों को पहचान लेंगे। मोफेन ने अपनी बाहें टेढ़ी कर ली। जादू की इस पूरी अवधारणा को सुनने का यह उनका पहला अवसर नहीं था। क्या हुआ? क्या यह संभव है कि मुझे एक और भ्रम हो रहा हो? मोफेन खुद में बुदबुदाने लगा। मैं ड्रग्स नहीं लेता और ना ही मैं स्मोक करता हूँ। इसे भूल जाओ। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैंने ठीक से नींद नहीं ली। मोफेन ने उसके सामने 2 लड़कों की पागल बातों को नज़रअंदाज कर दिया और जल्दी से नींद की गहरी अवस्था में प्रवेश कर गया। मोफेन ने के अध्ययन के कई वर्षों के अनुभव ने उन्हें केवल 1 सेकंड में अपने डेस्क पर सो जाने की बेहतर क्षमता दी थी। छात्रों, अपनी पाठ्य पुस्तकें खोलो। आज हम मैजिक रिलीज की फर्स्ट आवश्यकताओं के बारे में सीखना जारी रखेंगे।
क्या तुम्हें अब भी याद है जो मैंने तुमसे पहले कहा था? प्राइमरी रैंक मैजिक को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले आपके मैजिक स्टारडस्ट के सितारों को कुछ एक दूसरे से लिंक करना होगा। ऐसा करने से आप एक स्टार पाथ बना पाएंगे, फिर जादू की शक्ति का उपयोग कर पाएंगे। मैं आपको पहले भी कई बार इस सिद्धांत के बारे में बता चुका हूँ, जबकि साथ ही यह परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। गणित के शिक्षक सु किंगजी ने अपने स्वर को बनाए रखते हुए कहा, अतीत में मोफैन गहरी नींद की अवस्था में प्रवेश कर सकता था क्योंकि वह शिक्षक की आवाज़ का अनुसरण करता था। हालांकि जैसे ही उसने एक बार फिर मैजिक रिलीज और स्टार सुना तो वह तुरंत जाग गया। मोफैन, बेहतर होगा तुम क्लास में सुनो। एक महीने से भी कम का समय है, फिर भी तुम अपने आप को उपेक्षित कर रहे हो। सु किंगजी ने मोफैन को देखा और तुरंत उसे फटकार लगाई। सहपाठियों ने भी अपना सिर घुमा लिया और चुपचाप अपने आप पर हंस पड़े। कक्षा में कूड़ेदान पर हंसना उनका पसंदीदा काम बन चुका था। कूड़ेदान मतलब मोफैन। अपनी पाठ्य पुस्तकें खोलो, सु किंगजी ने निरंतरता से कहा। मोफैन असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि उसने अपनी पाठ्य पुस्तक खोली थी। शिट, यह क्या है? मोफैन खुद को शपथ ग्रहण करने से नहीं रोक सका। गणित की किताब में तो जो चित्र, कार्यों और सूत्र थे वे सब चले गए। इसके बजाय एक स्टार पाथ था जिसे वो बिल्कुल नहीं समझ पाया। स्टार की तस्वीर में कुछ ऐसा था जो स्ट्रिंगिंग उल्काओं के साथ एक कनेक्टिंग लाइन की तरह दिखता था। यह दिख रहा था जैसे बिल्कुल किंग मैजिक फॉर्मेशन की तरह। मोफैन ने जबरदस्ती अपने दिल में आश्चर्य को दबा दिया और फिर एक एहसास हुआ। जब गणित के शिक्षक ने उसे देखना बंद कर लिया तो मोफैन ने टेबल के नीचे अपने सहपाठी गुआनगू को लात मारी और कहा, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? तुमने मेरी किताब किस लिए बदल दी? जल्दी करो और मुझे मेरी गणित की किताब वापस कर लो। बड़े भाई, आप किस गणित की किताब की बात कर रहे हो? रंगे चेहरे वाले गुआनगू को गलत लगा। उसने किसी को भड़काने की कोशिश नहीं की। आओ इस बकवास पर एक नज़र डाल, जल्दी करो और मुझे मेरी किताब वापस दो। मोफैन ने अपनी किताब खोली और अजीब स्टार पाथ, मैजिक सिंबल्स और मैजिक मंत्रों की ओर इशारा किया। बिग ब्रदर मोफैन, यह इस वर्ग के लिए जादू की किताब है। गणित क्या है? क्या आप फिर से पूरी रात जाग कर विज्ञान उपन्यास पढ़ते रहे? आप यह भी कह रहे हैं कि मैं इतना अधिक पढ़ रहा हूँ कि ऐसा लगता है जैसे मैं भूतावेश हूँ। आप मेरे जैसे ही है, गुआनगू ने कहा। जैसे ही मोफैन ने गुआनगू का मुंह तोड़ जवाब सुना, उसकी ठुड्डी नीचे फर्श पर गिरने से खुद को रोक नहीं सकी। यह क्या है? अब ये क्या है? मुझे बकवास करना बंद करो, मोफैन ने गुस्से में कहा। यह लड़का निश्चित रूप से अभिनय में अच्छा है। असली सवाल यह है कि क्या मैं आपको पागल की तरह मानने वाला हूँ? बॉस, उपन्यासों ने वास्तव में आपको पागल कर दिया है। हम जादू की दुनिया में हैं। ठीक है, हमारे पास गणित जैसी अविश्वसनीय और रहस्यमय चीज़ कैसे हो सकती है? अगर वास्तव में होता तो मैं मैजिक थ्योरी, एलिमेंट स्टेम्स या मैजिकल बीस्ट जैसी उबाऊ चीज़ों का अध्ययन करने में रुचि नहीं रखता। मैंने बहुत पहले गणित, साहित्य और इन सभी दिलचस्प चीज़ों का अध्ययन किया होता। गुआनगू ने मोफैन से एक ईमानदारी अभिव्यक्ति और दिल को छू लेने वाले लहजे में कहा। जैसा कि मोफैन ने गुआनगू की अभिव्यक्ति को देखा, उसने मन ही मन सोचा, इस कमीने ने वास्तव में एक छोटी सी गलती भी प्रकट नहीं की थी, क्योंकि उसने यह पागल बात कही कि यह वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे यह वास्तविक है। मेरा सहपाठी पागल हो गया है। न केवल वह पागल हो गया है बल्कि वह मुझे पागल बनाने की कोशिश भी कर रहा है। मैजिक थ्योरी, एलिमेंटल सिस्टम्स, मैजिकल बीस्ट के रूप में कुछ सीखना क्या है? यह प्रभावशाली है। आप इसे जोर से भी कह सकते हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो शिक्षक जो कह रहे हैं उसे सुने। गुआनगू ने मोफैन की अजीबोगरीब अभिव्यक्ति को देखते हुए उदासीनता से कहा। जैसे ही मोफैन ने यह सुना, उसने गणित के शिक्षक
सू किंगजी की बातों को ध्यान से सुना। हालांकि एक हिस्सा एक विदेशी भाषा की तरह था। ऐसे शब्द थे जिनके बारे में मोफैन को कोई जानकारी नहीं थी, जिसके कारण वो अस्वस्थ महसूस कर रहा था। सू किंगजी ने जाने पहचाने फंक्शन और न कि फॉर्मूला का जिक्र ही नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने कई बार स्टार पाथ, स्टार डायग्राम शब्द कहे थे। उन्होंने अग्नि, बर्फ, जल तत्व जैसी बातों का भी उल्लेख किया था। वे सब पागल हो गए हैं, मोफैन फिर से बुदबुदाया। मोफैन का विश्वास पवित्र था, वो इन शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा। अगली कक्षा उनकी पसंदीदा साहित्य शिक्षिका श्रीमती किन के साथ थी। सुंदर, सेक्सी, परिपक्व, कोमल, बड़े और सुडौल स्तन व उसके बहुत गोल नितंब मुझे धोखा देने के लिए इस तरह की बकवास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ में न आने वाली गणित की कक्षा से गुजरने के बाद श्रीमती किन अपने दुबले पतले शरीर और औपचारिक काली पोशाक के साथ कक्षा में चली गई। पहले की तरह उसने हल्की मुस्कान दी, जिससे पूरी कक्षा को रोशन कर दिया। क्लास के लड़के किंडरगार्टन जैसे हो गए। शिक्षक का अभिवादन करते ही उनके चेहरों पर उत्साह भर गया। छात्रों, आज हम काले जादू के फायदे और नुकसान पर चर्चा करेंगे। सभी को पहले से ही पता होना चाहिए कि काला जादू 3 अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है: स्पेक्टर टाइप, कर्स टाइप और शैडो टाइप। फिर इन 3 प्रकार के जादू में क्या अंतर है? श्रीमती किन ने कोमल और शिष्ट स्वर में कहा। अतीत में मोफैन ध्यान से देख और सुन सकते थे। हालांकि इन शब्दों को सुनने के बाद उसकी अभिव्यक्ति से ऐसा लगा जैसे उसने एक घरेलू मक्खी खा ली हो। जबकि उसके बगल में पागल सिंटमेट ने, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, एक प्रकार की अभिव्यक्ति। शिष्ट, तुम गलत नहीं हो तो तुम्हारे पिता मैं बीमार होना चाहिए, असंभव। मोफैन अंत में इसे और सहन नहीं कर सका और जल्दी से अपनी कुर्सी से फिसल कर उठ खड़ा हुआ। श्रीमती किन, क्या हमें साहित्य की कक्षा नहीं लगानी चाहिए? मोफैन ने पूछा। जैसा कि उनके सहपाठी गुआनगू को एहसास हुआ कि मोफैन खड़े होकर क्या पूछने जा रहे हैं, उन्होंने उसे दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वह असफल रहे। मोफैन ने जो पूछा था उसे सुनने के बाद उसने ओ माय गॉड कहते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेर लिया। जैसे ही शब्द कहे गए, शांत कक्षा में हंसी की गर्जना उठी। 40 विद्यार्थियों की पूरी कक्षा हंसी से लोटपोट हो गई, खासतौर पर म्यूबाई। वो इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्रीमती किन हंसने नहीं लगी। उसने हल्की मुस्कान बनाए रखते हुए अपने सोने के निशान वाले चश्मे को किनारे की ओर धकेल दिया। उसकी स्पष्ट बिल्ली जैसी आंखें मोफैन को देख रही थी और उसने गंभीरता से कहा, मोफैन, आप जिस साहित्य की बात कर रहे हैं वह विज्ञान है ना? विज्ञान यहाँ मौजूद नहीं है। आपने जादू टोना सीखने के बजाय खुद को उन गैर मौजूदा चीज़ों में डुबो दिया होगा। तुम्हें समाज के लिए एक उपयोगी जादूगर बनना है, ठीक है? कोई कल्पना कर सकता है कि साहित्य शिक्षक बहुत ईमानदार था। जब इस तरह के गंभीर शब्द जोर से बोले जा रहे थे तो कोई कल्पना कर सकता था कि एक निश्चित युवा की अभिव्यक्ति बहुत बदल रही है। भगवान, कृपया मुझे पहले ही मार दो। रुको, श्रीमती किन ने अभी अभी जो शब्द कहे थे वे ठीक वैसे ही थे जैसे ओल्ड मैनिंग ने कहा था। क्या यह संभव है कि वास्तव में कोई जादुई विमान हो और मुझे वास्तव में जादू के विमान में गिरा दिया गया हो? मोफैन ने मूल रूप से सोचा था कि वह सिर्फ एक सपना था। हालांकि अगले कुछ दिन बिल्कुल वैसे ही थे। साथ ही उसकी स्पष्ट चेतना भी उसे बता रही थी कि यह निश्चित रूप से एक सपना नहीं था। चौथे दिन की सुबह वह एक बार फिर से 7वें अंकल के यहाँ योंगटियो खाकर बैठा हुआ था और वह अपने को असमंजस में महसूस कर रहा था। उसने बगल में 2 छात्र जादुई उपकरणों पर चर्चा कर रहे थे। मोफैन स्पष्ट नहीं था कि वे जादुई उपकरण किस तरह की चीज़ें। हालांकि जिस तरह से उन्होंने इसके बारे में
बात की उसे सुनकर यह कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। इतना ही नहीं, यह महंगा भी लग रहा था, मोटे तौर पर कार के समान मूल्यों के बारे में। मोफैन, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? मैं तुम्हारा अंकल तुम्हें उत्साहित करने के लिए कुछ खरीद दूंगा तो कैसा रहेगा? इम्तिहान आने वाले हैं, तुम दाना बन पाओगे या नहीं ये तो इसी इम्तिहान पर निर्भर करता है। यूटियाओ वेंडर अंकल सेवन ने चिंता से कहा। मोफैन ने स्वतः मान लिया कि अंकल सेवन ने जो कहा था वह स्कूल में उनके ग्रेड से संबंधित था। छोटे विक्रेता पर एक विचित्र हवा चली। इसने मोफैन के सोया मिल्क पर कुछ धूल डाली। इस प्रकार उसने जल्दी से अपने गले में डाल दिया। उनका पूरा अस्तित्व मायूस नजर आ रहा था। हवा तेज और तेज हो गई। मोफैन ने अजीब दबाव महसूस किया और धीरे धीरे उसके ऊपर कुछ आ रहा था। घास बेतहाशा लहरा रही थी और गंदगी के कण हर जगह उड़ रहे थे। लड़कियों ने अपनी स्कर्ट को ढककर नीचे कर लिया और वे चकित होकर रोने लगी। मोफैन को इसकी आदत हो गई थी। यह वह शिक्षक था जो फिर से चलने के लिए विंड ट्रेल जादू का उपयोग कर रहा था और इस बार लोगों के बीच अधिक गतिविधि थी। क्या स्वर्ग में क्या है? वो क्या है? अरे बकवास, यह बहुत अच्छा है। पंख! उस व्यक्ति के पास वास्तव में उसके पीछे पंख होते हैं। यह बिल्कुल सुपर हीरो की वीडियो जैसा लग रहा है। विंड विंग्स, प्रिय लॉर्ड्स, मैंने वास्तव में अपनी आंखों से उस स्तरीय पवन तत्व जादू विंड विंग्स देखा है। मोफैन इस शोरगुल वाले परिवेश के साथ शांति से अपना नाश्ता नहीं कर पा रहा था। मोफैन ने अपना सिर उठाते ही एक शांत चेहरा धारण कर लिया। हालांकि अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उसने खड़े होने पर उसके पूरे शरीर पर बिजली का झटका लगा हो। उसकी ऊनींदी आंखें अचानक फैल गई। जो वह देख रहा था उससे दूर जाने में असमर्थ। एक चमकीले नीले आकाश के खिलाफ एक छत के कोने पर लहराते पेड़ों और स्कूल के फड़फड़ाते झंडों के पास चांदी का गाउन पहने यह शख्स सपने की आत्मा जैसा लग रहा था। उसने इन अत्यधिक दूरस्थ स्थानों से उड़ान भरी और एक लुभावनी चाप में आकाश में छा गया। मोफैन कक्षा में पिछली पंक्ति में बैठे थे, इसलिए जब वे ऊब गए थे तो वे बादल, आकाश, पेड़ों, झंडों और आकाश में उड़ रहे पक्षियों को घूरते थे। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में ऐसे लोग होंगे जिनके पास एक अकल्पनीय दृश्य प्रभाव के लिए उनके पास झपटा मारने के लिए भ्रामक पंख होंगे। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो केवल फिल्मों में मौजूद हो, लेकिन यह वास्तव में उनकी अपनी आंखों के सामने आ गया। हवा पंख! मोफैन ने आसमान में पंखों वाले सिल्वर मैन को देखा। उसने जादू का नाम जोर से बोला, उस समय के विपरीत जब उसने हवा का रास्ता देखा था। मोफैन अपने दिल में कुछ उग्र रूप से हिलता हुआ महसूस कर सकता था। यह वह था जो अपनी मूल मानसिकता के खोल को तोड़ रहा था, एक प्यास को जन्म दे रहा था। यह सही है, पिछले कुछ दिनों में वह हर चीज में बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। केवल अब उसे अचानक बड़े बदलावों का एहसास हुआ और किसी की उम्मीदों के विपरीत इसने उसके दिल की धड़कन को हिंसक बना दिया। यह ऐसा था जैसे उसे पहली नज़र में किसी से प्यार हो गया हो। पास से उड़ने वाले सिल्वरमैन के झटके के बीत जाने के बाद मोफैन ने पहले ही अपने दिल में खुद से कहा, भले ही यह एक सपना हो, मैं अभी भी विंड विंग्स सीखूंगा और उठने से पहले स्वतंत्र रूप से क्षितिज से पार मंडराऊंगा। मोफैन के पास जो समय था बहुत कम था। अगर उन्हें अपनी पुरानी दुनिया के नज़रिए से चीज़ों को देखना होता तो 9 साल की अनिवार्य ग्रेजुएशन की परीक्षा 20 दिनों में हो रही थी। शेष 20 दिनों में मोफैन ने केवल कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुष्टि की। पाठ्यक्रम विभाजित किया गया था। मैजिक फाउंडेशन थ्योरी विषय की स्थापना के आधार पर यह साहित्य प्रतीत होता है। मैजिक स्टार पाथ जो ज्योमेट्री की तरह होना चाहिए। जादुई जानवर ज्ञान
जो हमारे नॉर्मल जानवर होते हैं, जादुई उपकरण और उपकरण ज्ञान, भौतिक ज्ञान होगा शायद, सामग्री ज्ञान, रसायन मतलब विज्ञान, भूगोलिक, जादू, इतिहास, ये सब सब्जेक्ट आदर्श को मोफैन को सिर्फ 20 दिन में पढ़ने थे। स्वाभाविक रूप से मोफैन को भी एक भी महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आई। मूल रूप से ऐसे कोई छात्र नहीं थे जो अभी तक जादू कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि अनिवार्य शिक्षा के 9 वर्षों के दौरान छात्रों ने जो अध्ययन किया था वे सामान्य सिद्धांत, अवधारणाएं और क्षमताएं थी। वह वास्तव में पूर्व विश्व में जूनियर हाई स्कूल के स्नातकों के समान था, कोई भी उत्तरजीविका कौशल नहीं। मोफैन के लिए यह निश्चित रूप से अच्छी खबर है। आखिरकार जादू की यह दुनिया उसके लिए पूरी तरह से अलग थी। उसे व्यवहारिक रूप से सब कुछ फिर से सीखना पड़ा। जादू के छात्र के रूप में मैजिशियन बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंग जादुई जागृति थी। जादुई जागृति एक उद्घाटन समारोह के समान थी। मैजिक हाई स्कूल के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रत्येक जादू के छात्रों को अपना एक बार का जादुई बपतिस्मा प्राप्त करना था, जो कि जादू की जागृति थी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तत्वों को जगाया। मोफैन ने गुआंगू से सुना था कि जागृति तत्व ज़्यादातर रासायनिक तत्व थे। ये वे थे जिन्हें आमतौर पर कक्षा में सीखते हैं: पवन तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, प्रकाश तत्व, बिजली तत्व, बर्फ तत्व और पृथ्वी तत्व। जिन्हें मोफैन ने पहले देखा था। विंड्रेल और विंडविंग्स को लो रैंक मैजिक और हाई रैंक मैजिक में विभाजित किया गया था। यदि वायु तत्व को जागृत करने वाले लोग कठिन परिश्रम करते थे तो संभव था कि वे इस जादू को सीख पाते। इस प्रकार यदि कोई उस तरह का मैजिशियन बनना चाहता है जो उड़ सकता है तो सबसे पहले उसे हाई स्कूल में दाखिला लेना होगा और वह प्राप्त करना होगा जो हर हाई स्कूल के जादू के छात्रों को मिला है, मतलब जादू की जागृति। मोफैन, मुझे मत बताओ कि तुम वास्तव में मैजिक हाई स्कूल की परीक्षा देना चाहते हो और एक मैजिशियन बनना चाहते हो? गुआनगू ने ईमानदारी से पूछा। गुआनगू की राय में मोफैन ने उसे कभी भी अध्ययन से प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं माना, लेकिन अचानक वह वास्तव में जादू का अध्ययन करने लगा। यह एक जघन्य मामला था। मोफैन अपने सहपाठी को समझाने के लिए बहुत आलसी था। हालांकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि उन्हें निश्चित रूप से मैजिक हाई स्कूल में भर्ती कराया जाएगा और जागरण का अत्यंत कीमती अवसर प्राप्त होगा। अगर तुम अभी भी पढ़ाई शुरू करोगे तो यह बेकार होगा। आपको बस समय बर्बाद करना बंद करना चाहिए। आखिरकार आप कई सालों से होमवर्क कर चुके हैं। गुआनगू ने अनुनय करते हुए कहा। गुआनगू इस तथ्य पर बहुत स्पष्ट था कि मोफैन को पिछले मैजिक मॉक परीक्षा में केवल 6 मार्क्स मिले थे, पूरे वर्ष समूह में सबसे कम। वह इस तरह के ग्रेड के साथ कैसे भर्ती हो सकता है? आप पहले ही गड़बड़ कर चुके हैं। अब प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है, बस इसे स्वीकार करो। गुआनगू, आपको अधिक अध्ययन करना वाला होना चाहिए। गुआनगू के कानों में बक बक करने से मोफैन कुछ चिढ़ गया। क्यों? गुआनगू ने पूछा। गुआनगू, क्या आप जानते हैं कि आप बदसूरत दिखते हैं? मोफैन ने गुआनगू से कहा। मैंने क्या? गुआनगू ने एक ईमानदार चेहरे के साथ स्वीकार किया। हाँ, मैं बदसूरत दिखता हूँ। हाँ, फिर भी एक कहावत है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई बदसूरत है तो उसे और हिचकी लेनी चाहिए। अगर कोई बदसूरत है तो उसे और जादू सीखना चाहिए। मोफैन ने इन दिल को छू लेने वाले शब्दों को ईमानदारी से कहा। FK ऑफ पैट। गुआनगू हालांकि गलत नहीं था, केवल 20 दिन शेष थे। भले ही कोई जीनियस हो, फिर भी वे पिछले वर्षों की सभी कक्षाओं की भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त परीक्षा की सामग्री और जो कुछ सीखा गया था वे 2 अलग अलग अवधारणाएं थी। मोफैन जानता था कि उसके पास ज़्यादा उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन उसके रटने का कारण परीक्षा के कारण नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में जादू से प्रेरित था, जिससे उसे अध्ययन करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई।
समय तेजी से बीतता गया। 20 या इतने ही दिन पलक झपकते बीत गए। मोफैन अपने तथाकथित जादू के सपनों से नहीं जागा। इसके बजाय वह इस दुनिया के वास्तविक अस्तित्व में विश्वास करने लगा। इसके अलावा उन्होंने जूनियर हाई परीक्षा का स्वागत किया, जो मैजिक जूनियर हाई परीक्षा में बदल गई। परीक्षा के दिन स्कूल के बाहर लोग चिंता से भर गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जादू या विज्ञान की परीक्षा दे रहे हों। बच्चों के माता पिता अभी भी उन्हें लेने आ रहे थे। कार चलाने वाले कारों में और पैडीकैप चलाने वाले पैडीकैप में। ऐसा इसलिए था क्योंकि माता पिता इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि इस बार की परीक्षाएं यह तय करने वाली थी कि उनके बच्चे अगली पीढ़ी को लेने कारों में आएंगे या पैडीकैप में। जैसे ही मोफैन परीक्षा कक्ष से बाहर निकले, उन्होंने लोगों की अंतहीन धारा देखी और अपने दिल में सोचा, जादुई दुनिया में कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों हैं? इस पर हैरान होने के कारण वह बाहर चला गया, लेकिन उसके विचार जल्दी ही परीक्षा की सामग्री पर लौट आए। 20 या इतने दिनों के कठिन अध्ययन के बाद मोफैन आखिरकार उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां वह परीक्षा के विषयों को समझ सकते हैं। हालांकि उत्तर सही था या नहीं, जब तक मैं खुश हूँ। मोफैन भीड़ के बीच एक पीले चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी बाएं हाथ को अपने सिर के ऊपर उठाकर मोफैन की ओर देखा। जैसे ही मोफैन ने इस परिचित चेहरे को देखा, उसने गलती से पुकारा, पिताजी आप यहाँ क्यों आए? बेशक, तुम्हें लेने के लिए बेटा। अपनी परीक्षा समाप्त करने के बाद आपने मूल रूप से स्नातक सामग्री की उपाधि प्राप्त कर ली है। मैंने आपको अगले शहर में जिले में एक निर्माण श्रमिक के रूप में नौकरी ढूंढी है। आप अंकल गुआन फैंग के अधीन होंगे। एक बार जब आप वहाँ कुछ वर्षों तक काम कर लेते हैं और अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तो आप इसे अपने दम पर करना शुरू कर सकते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपके लिए 4 से 5 हज़ार रुपए तक कमाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह भी बेहतर है आप जल्दी काम शुरू कर दें। मो जियांगसी ने पूरे दिल से मुस्कुराते हुए कहा। मो जियांगसी, मोफैन के पिता। दुनिया बदल गई है, लेकिन मोफैन पढ़ाई में खराब रहे, जबकि पिताजी अभी भी पिताजी थे। मोफैन ने महसूस किया कि उन्होंने एक अपरिवर्तित परिवार को बनाए रखा है। अगर मो जियांग्स ने लगभग 1 महीने पहले मोफैन को एक निर्माण श्रमिक बनने के मामले का उल्लेख किया होता, तो मोफैन बिना किसी हिचकिचाहट के उस सड़क को चुनेंगे जिसे उनके पिता ने उनके लिए व्यवस्थित किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि समाज में प्रवेश करने के लिए उन्हें इस सड़क पर चलना था। हालांकि अब का मोफैन अलग था। इस समाज में कार, मोबाइल, कंप्यूटर, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर भी था। हालांकि वैज्ञानिक सामग्री मौजूद नहीं थी क्योंकि इसे मैजिक द्वारा बदल दिया गया था। यदि आप मैजिशियन नहीं बनते हैं तो आप एक ऐसे कर्मचारी बन जाएंगे जो इस प्रकार की चीज़ें को संभालता है और बनाता है। धिक्कार है, जो पिछली दुनिया से अलग नहीं है। इस प्रकार मैं निश्चित रूप से जादू सीखूंगा। पिताजी, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। मो जियांगसिंग को अपने दिमाग में चल रहे विचार के बारे में बताने से पहले मोफैन काफ़ी समय तक चुप रहे। मैंने सोचा था कि आपको जादू का अध्ययन पसंद नहीं है, मो जियांगसिंग ने कहा, एक उभरी हुई भौहें। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। मोफैन एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गया महसूस किया। वह इस बात को कैसे समझाए, वह बहुत खराब था। मो जियांगसिंग ने अपने लगभग 16 वर्षीय बेटे को देखा क्योंकि उसके चेहरे पर एक बार फिर एक सीधी और ईमानदार मुस्कान थी, जबकि उसने कहा, चिंता न करें, आपके पिता आपको जादू सीखने में प्रयास नहीं करने के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। नहीं, मैं वास्तव में अध्ययन करना चाहता हूँ पिताजी। क्या आप परीक्षा पास करने में सक्षम हैं? मोफैन के पिता ने कहा। नहीं, मोफैन ने निश्चित रूप से कहा, चाहे वो अंग्रेजी की भाषा में परीक्षा हो या जादू, मोफैन निश्चित रूप से पास नहीं होंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं था।
फिर वह है। चिंता ना करें, हालांकि प्राचीन लोगों ने कहा है जादू सबसे ऊपर है। उनके लिए भी एक कहावत है जो सभी ट्रेडों के एक चेक है। जैसे ही मोफैन ने यह सुनना समाप्त किया, उसने अनजाने में अपने होठों को सहलाया। फिलहाल ऐसी बहुत सी जानकारी थी जिसे मोफैन को प्रोसेस करना था। हालांकि समय की अवधि के दौरान वह इस जानकारी को संसाधित कर रहा था। मोफैन विशेष रूप से चुप थे। उदाहरण के लिए मोफैन को याद आया कि एक बार इतिहास के शिक्षक ने छात्रों से कहा था लाइट एलिमेंट मैजिक का सबसे पहला उपयोगकर्ता एडिसन था, और उसमें मोफैन ने अपने दिमाग में बार बार शाप दिया था। जब मो जियांग सिंह ने उन्हें सांत्वना देने के लिए मोफैन के कंधों को थपथपाया तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनका बेटा अपनी चुप्पी बनाए हुए है। उसके बेटे के हाव भाव से पता चल रहा था कि वह सामान्य अवस्था में नहीं है। अपने बेटे को पिता जैसा कोई नहीं समझ पाया। मो जियांग सिंह ने धीरे से अपनी मुस्कान वापस ले ली। उसकी आवाज़ धीमी हो गई और उसने पूछा, क्या आप वास्तव में पढ़ाई करना चाहते हैं? हाँ, मैं जादू जगाने का अवसर प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं वास्तव में अध्ययन करना चाहता हूँ और जादूगर बनना चाहता हूँ। मोफैन ने ईमानदारी से अपने पिता से कहा। मोफैन के पिता शांत हो गए। मोफैन ने भी कुछ नहीं कहा। आप वास्तव में पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं? एक बार फिर से मोफैन के पिता ने कहा। हाँ, मैं करना चाहता हूँ, मोफैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मूल रूप से मोफैन ने भी नहीं सोचा था कि यह आवेग में था। हालांकि 1 महीना हो गया था और वाइल्ड विंग्स ने उसके दिल में जो बेचैनी पैदा कर दी थी वह अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। वह वास्तव में मजाक नहीं कर रहा था, वह गंभीरता से अध्ययन करना चाहता था। उस मामले में ठीक है, मैं कुछ सोचूंगा, मोफैन के पिता ने कहा। पिताजी, मुझे तियानलैंड मैजिक हाई स्कूल में पुस्तकालयों की देखभाल के लिए एक अस्थायी नौकरी मिली। यह परसों शुरू होता है, मोफैन ने कहा। चूंकि उसके जादू का अध्ययन करने का फैसला किया है, तो मोफैन का खुद को ठीक से अध्ययन करने में असमर्थ होने के कारण हार मानने का कोई इरादा नहीं था। क्या वह मैजिक हाई स्कूल में प्रवेश कर सकता है और जागरण का अवसर प्राप्त कर सकता है? उसे अपने पिता पर निर्भर रहना होगा, जबकि वह ज्ञान की कमी को पूरा करने के लिए खुद पर निर्भर रहेगा। वो इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट था कि उसे मैजिक हाई स्कूल में भर्ती होने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार मोफैन को यह नौकरी पहले ही मिल गई थी। व्यवहारिक रूप से कोई वेतन नहीं था, केवल भोजन और निवास था। हालांकि मोफैन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्हें पुस्तकालयों में बहुत सी ऐसी चीजें मिल सकती थी जिनकी कमी उन्हें महसूस हो रही थी। मो जियांग सिंह चकित थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे के मन में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया। हालांकि मोफैन पूरे दिल से जादू की सीखने चाहता था, तो उसके पास दुखी होने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार इस समाज में जो वास्तव में एक स्थिति रखते हैं वे मैजिशियन ही थे। एक निर्माण मजदूर को एक घर और एक कार मिल सकती थी, लेकिन फिर भी उनके मूल्य और सम्मान की तुलना एक मैजिशियन से नहीं की जा सकती थी जो एक मैजिक स्कूल से स्नातक हुआ हो। चलो पहले घर चलते हैं, हम घर पर बात करेंगे। मो जियांग सिंह ने अपना सिर हिलाया, अब और कुछ नहीं कह रहा। मो जियांग सिंह को अपने बेटे की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। मोफैन अभी 16 वर्ष का नहीं था, लेकिन मो जियांग सिंह के दिल में मोफैन ने पहले ही व्यस्तता में प्रवेश कर लिया था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। मोफैन की एडमिशन कैसे होती है, किस प्रकार का प्रोसीजर रहता है, ये सब जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।